फ्रेंड्स, मैं रानी रंधारकर। मैं आज से अपना यूट्यूब चैनल फिजिक्स मेक इट इजी स्टार्ट कर रही हूँ। ड्यूरिंग लॉकडाउन स्टूडेंट्स कॉलेज नहीं जा पा रहे हैं, सभी कॉलेजेस बंद हैं, तो मैं यहाँ पे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स से रिलेटेड कुछ वीडियोस ला रही हूँ। आई होप आप सबको ये वीडियोस पसंद आएंगे। तो आज का मेरा पहला टॉपिक रहेगा क्वांटम फिजिक्स, जो आपकी यूनिट है उसका वेव वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी से रिलेटेड। सो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। जैसे कि पहले की क्लासेस में आप लोग पढ़ चुके हो, लाइट के जितने भी फेनोमेनास हैं, जैसे कि इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये सभी हम वेव थ्योरी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। पर जहाँ पर बात आती है हमारे लाइट के अदर फेनोमेनास की, सच एज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, इमिशन ऑफ लाइट, इन सभी फेनोमेनास को एक्सप्लेन करने के लिए हमें प्लांक्स क्वांटम थ्योरी की ज़रूरत पड़ती है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, तो इस तरह से जो लाइट है हमारी, वो स्मॉल बंडल्स और एनर्जी पैकेट्स के रूप में मूव करती है। इन एनर्जी पैकेट्स को हम फोटॉन कहते हैं। तो इस तरह अगर हमें लाइट को एक्सप्लेन करना है तो वेव थ्योरी और फोटॉन थ्योरी, हमें दोनों की ज़रूरत होती है। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ ऑफ लाइट रिप्रेजेंट्स द वेव नेचर, while the energy or momentum is represents the particle nature. On the basis of this, इन दोनों के बेसिस पे 1924 लुइस डी ब्रॉगली ने यह सजेस्ट किया कि डुअल नेचर केवल वेव्स का ही नहीं है, बल्कि ईच एंड एवरी मूविंग मटेरियल पार्टिकल हैज द डुअल नेचर। मतलब जो भी कण आपका एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल कर रहा है, मूव कर रहा है, सभी का डुअल नेचर होता है, सभी डुअल नेचर को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली, द लाइट हैज द डुअल नेचर, द वेव नेचर एंड द पार्टिकल नेचर और photon nature. So a photon of frequency and has the energy h nu. A photon of frequency nu has the energy h nu and momentum p is equals to h nu upon c, where h is Planck's. The wavelength of this wave is determined by the momentum of particle. ठीक है। अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली, हर एक वेव के साथ एक पार्टिकल एसोसिएटेड रहता है, और अगर हमें इस वेव की वेवलेंथ को काउंट करना है, इस वेव की ये जो आपकी वेवलेंथ है लैम्डा, इसको डिफाइन करना है, तो वो हम इस पार्टिकल के मोमेंटम से डिफाइन कर सकते हैं। उसके लिए डी ब्रॉगली ने जो फॉर्मूला दिया था वो था लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन पी, वेयर लैम्डा इज वेवलेंथ ऑफ वेव, एच इज प्लांक्स कांस्टेंट एंड पी इज द मोमेंटम ऑफ पार्टिकल। अब इस वेवलेंथ के लिए हम एक एक्सप्रेशन को ड्राइव करेंगे। एक्सप्रेशन, वी नो दैट द एनर्जी ऑफ अ फोटॉन, ये जो फोटॉन है हमारा, उसकी जो एनर्जी रहेगी, फोटॉन की एनर्जी को हम डिफाइन करेंगे E इज इक्वल्स टू एच न्यू से, जहाँ पे न्यू क्या है, हमारा जो मूविंग फोटॉन है या पैकेट ऑफ एनर्जी है, उसकी फ्रीक्वेंसी रहती है, एच प्लांक्स कांस्टेंट है, तो यहाँ पे E इज इक्वल्स टू एच न्यू से हम इसको डिफाइन कर रहे हैं। बट फ्रॉम मास एनर्जी इक्विवेलेंस, जो मास एनर्जी इक्विवेलेंस फॉर्मूला है, E इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। ठीक है। यहाँ से हमें वैल्यू क्या मिल जाएगी, एच न्यू इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर, इन दोनों इक्वेशंस का यूज करके, और एम इज इक्वल्स टू एच न्यू अपॉन सी स्क्वायर। Therefore, momentum of photon, therefore momentum of photon, momentum of photon क्या हो जाएगा आपका, P इज इक्वल्स टू एम सी, यहाँ पे हमने पढ़ा है मोमेंटम P इज इक्वल्स होता है m इंटू वी, वी फॉर वेलोसिटी, तो यहाँ पे हम स्पीड ऑफ लाइट ले रहे हैं c। ओके, तो यहाँ अब हम इस इक्वेशन से m की वैल्यू पुट अप कर देंगे, तो p इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका,
एच न्यू अपॉन सी स्क्वायर इंटू सी। एक से आपका एक से कैंसिल हो जाएगा, तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे, एच न्यू अपॉन सी। बट वी नो दैट न्यू इज इक्वल्स टू सी बाई लैम्डा। तो यहाँ पे न्यू की वैल्यू इस इक्वेशन में अगर हम पुटअप करते हैं तो हमें पी इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, एच अपॉन लैम्डा। और वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन पी। Lambda is equals to h upon p, where p is the momentum of photon, h is Planck's constant and lambda is the wavelength of light. Lambda is equals to h upon p. अब हम देखते हैं concept of wave velocity and group velocity. So according to de Broglie, a wave is associated with each moving material particle. यहाँ पे देखो हमने एक वेव दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, ये वेव है और ये इस एक मूविंग मटेरियल पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड है। तो इसकी वेवलेंथ क्या होगी, लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन पी। या अभी हम इसको क्या कर सकते हैं, एच इज इक्वल्स टू लिख सकते हैं एम इंटू वी, वेयर एम इज द मास ऑफ पार्टिकल, m is the mass of particle and v is the velocity of particle. अगर जो हमारा फोटॉन है, ठीक है, उसकी एनर्जी है E, हमारा जो मूविंग फोटॉन है उसकी एनर्जी E है, तो उस फोटॉन की एनर्जी के लिए जो कंडीशन बनती है वो बनेगी E इज इक्वल्स टू एच न्यू। और आइंस्टीन का जो मास एनर्जी इक्विवेलेंस फॉर्मूला है वो क्या है, E इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। देयरफॉर अगर हम इन दोनों को यूज़ करेंगे तो ये वापस से क्या हो जाता है हमारा, एच न्यू इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। सो न्यू इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर अपॉन एच। ओके, यहाँ से हमने सीधे सीधे एच को ट्रांसफर कर दिया, देयरफॉर न्यू इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर अपॉन एच। हेंस वेलोसिटी ऑफ डी ब्रॉगली वेव की जो हमारी वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, u इज इक्वल्स टू न्यू लैम्डा। वेलोसिटी को हम v से डिनोट करते हैं, पर यहाँ पे हम ऑलरेडी v का यूज़ फोटॉन की वेलोसिटी को शो करने के लिए कर चुके हैं, इसलिए अब यहाँ पे हम डी ब्रॉगली वेव की वेलोसिटी को u से डिफाइन करेंगे। सो u इज इक्वल्स टू न्यू की वैल्यू रख दो, न्यू की वैल्यू क्या है, एम सी स्क्वायर अपॉन एच, और लैम्डा की जो वैल्यू हमने पहले निकाली थी क्या थी, एच अपॉन एम वी। तो यहाँ से हो जाएगा एच अपॉन एम वी। अब जो चीज़ें आपके कैंसिल हो रहे हैं उनको कैंसिल कर दो, सो फाइनली हमें क्या मिलेगा, u इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर अपॉन वी। बट अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन्स थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, आइंस्टीन की जो रिलेटिविटी की थ्योरी है, नो मटेरियल पार्टिकल कैन हैव अ स्पीड v ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ c। मतलब कोई भी जो मटेरियल पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा नहीं हो सकती है। फ्रॉम इक्वेशन u इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर वी, जो इक्वेशन हमने ऊपर बनाया है ये, इससे हमारा कंक्लूजन निकलता है कि जो डी ब्रॉगली वेव की स्पीड है u, ओके, वो हमेशा स्पीड ऑफ लाइट c से ज़्यादा है, जो कि एक इम्पॉसिबल थिंग है, ठीक है, क्योंकि जो डी ब्रॉगली वेव आपकी जो है उसकी स्पीड u स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा है, ये हम इस इक्वेशन में देख रहे हैं। पर ऐसा नहीं होता है क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट हमेशा किसी भी पार्टिकल की स्पीड से ज़्यादा होती है। तो अपार्ट फ्रॉम दिस, इफ स्पीड ऑफ डी ब्रॉगली वेव u associated with a particle is greater than the speed of light v, the particle will be left behind. मैंने देखा मैथमेटिकली जब हम प्रूव कर रहे हैं तो डी ब्रॉगली वेव की जो वेलोसिटी है वो पार्टिकल की वेलोसिटी से कहीं ज़्यादा है, यानी स्पीड ऑफ लाइट जो है हमारा c उससे ज़्यादा है। तो ये प्रूव हो रहा है कि डी ब्रॉगली वेव की जो वेलोसिटी है वो सबसे ज़्यादा है, जबकि हम क्या जानते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट
किसी भी मूविंग मटेरियल पार्टिकल से हमेशा ज़्यादा है। लाइट की स्पीड से ज़्यादा किसी भी मूविंग मटेरियल की स्पीड नहीं होती है। फिर ये जो पूरा अज्यूमशन है, इससे क्या रिजल्ट आता है कि एक समय पर पार्टिकल की वेलोसिटी बहुत कम हो जाती है और डी ब्रॉगली वेव की वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। अगर इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझें तो जो हमारी डी ब्रॉगली वेव है, सपोज वो बाइक है और जो पार्टिकल है वो बाइकर है, उस पर बैठा हुआ इंसान है। तो एक समय ऐसा आता है कि वो इंसान पीछे रह जाता है और बाइक आगे निकल जाती है, विच इज़ टोटली इम्पॉसिबल, है ना। तो अगर पार्टिकल पीछे छूट जाएगा और वेव आगे निकल जाएगी तो जो डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस है वो सेटिस्फाइड नहीं हो रही है। इस अजम्पशन को सॉल्व करने के लिए या इस क्वेरी को सॉल्व करने के लिए आगे जाके श्रोडिंगर ने अपनी थ्योरी दी, जिनके अकॉर्डिंग जो पार्टिकल है वो किसी एक पर्टिकुलर वेव के साथ एसोसिएटेड ना हो करके एक पूरे वेव पैकेट के साथ एसोसिएटेड होता है। अब हम बात करेंगे कि वेव पैकेट क्या होता है। तो वेव पैकेट जो है वो स्लाइटली डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज की बहुत सारी वेव्स का एक कॉम्बिनेशन है, ठीक है। जब बहुत सारी वेव्स हैं जिनकी वेलोसिटीज़ डिफरेंट है, एम्पलीट्यूड्स डिफरेंट है, फेज डिफरेंस है, एक साथ कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करती हैं तो वो एक वेव पैकेट को बनाती हैं, ठीक है। तो ये जो वेव पैकेट रहेगा, हमारा पार्टिकल इस वेव पैकेट के साथ एसोसिएटेड करेगा कि जो हमारा वेव पैकेट है वो सेवरल प्रोग्रेसिव वेव्स जो कैसी हैं, जिनकी फ्रिक्वेंसी स्लाइटली डिफरेंट है, उनसे मिलकर बना हुआ है, जो कि देखने में कुछ इस तरह से दिखेगा। जैसे ये हमारी फर्स्ट वेव हो गई, ये सेकेंड। अगर ये दोनों एक दूसरे को सुपरपोज करेंगी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेयर करेंगी, तो हमें जो वेव पैकेट मिलेगा वो कुछ इस तरह का मिलेगा। ये इस वेव पैकेट में जब सेवरल डिफरेंट प्रोग्रेसिव वेव्स आगे मूव होंगी एक दूसरे को कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करते हुए, तो उनका जो ग्रुप रहेगा वो इस तरह से शो होता है। और यहाँ पे सेंटर ऑफ द वेव पैकेट से वेव पैकेट के बिल्कुल बीचों बीच एम्पलीट्यूड जो रहेगा वो मैक्सिमम रहेगा इसका। और जहाँ हम वेव पैकेट के नोड्स की बात करेंगे, जहाँ पे ये वेव्स डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को शो करेंगी, यहाँ पे एम्पलीट्यूड जो होता है वो आपका 0 हो जाता है। और इसको हम, ये जो नोड्स बन रहे हैं पॉइंट्स, इनको नोड भी कहते हैं, नोड। देखा कि वेव पैकेट कैसे बन रहा है हमारा। तो जो सिंगल वेव है उसको हम वेव वेलोसिटीज भी डिफाइन कर सकते हैं, और या फिर हम सिंपल फेज वेलोसिटी कहते हैं। और जो हमारा वेव पैकेट बन रहा है उसको ग्रुप वेलोसिटी कहेंगे। वेव वेलोसिटी को हम डिफाइन करते हैं वी से और ग्रुप वेलोसिटी को हम डिफाइन करते हैं वी से। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इन दोनों के बीच में जो रिलेशंस हैं वो देखेंगे। मेरा पहला वीडियो था फ्रेंड्स, आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि आपको कैसा लगा, अच्छा लगा, नहीं लगा। और प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक